ना पूरी रात मुझको कारेली हमें। आज यह दास्तां है भारतीय कन्नड़ फिल्म की मशहूर अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता की, जिसने अपने दौर में अपनी खूबसूरती और बेहद आकर्षक रंग रूप की बदौलत पूरी दुनिया में वो नाम कमाया जिसको आज तक बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता रहा। इस अभिनेत्री की ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि हिंदी सिनेमा के 111 सालों के इतिहास में यह एक ऐसी इकलौती अभिनेत्री थी जो देश के लिए शहीद अभिनेत्री कहलाई। इस अभिनेत्री को भारत सरकार ने किस जुल्म में गिरफ्तार करके 8 महीने जेल में डालकर दी दिल दहलाने वाली सजा। As a woman comes in, she is stripped naked in front of everyone else. जेल में इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इनको रहना पड़ा था अपने ही मलमूत्र में? क्यों इस अभिनेत्री को जेल में किया गया था सबके सामने एकदम नंगा? क्यों भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ढाए थे इस अभिनेत्री पर वो जुल्म जिनको सुनकर पूरी दुनिया की महिलाओं में बैठ गया था डर? और कैसे इस अभिनेत्री की मौत के लिए आज भी भारतीय इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया इंदिरा गांधी का नाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। शर्मनाक और अपमानजनक ज़िंदगी और मौत की दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की ज़िंदगी के बारे में जिसे भले ही आज दुनिया में भुला दिया गया हो, लेकिन भारतीय राजनीति और भारतीय लोकतंत्र में इस अभिनेत्री के नाम को हमेशा याद रखा जाता है। इस अभिनेत्री के नाम से आज भी क्यों भारतीय संसद गूंज उठता है? क्यों इस अभिनेत्री के नाम पर गांधी परिवार को काले अक्षरों में काला धब्बा माना जाता है? क्यों इस अभिनेत्री की ज़िंदगी से ज़्यादा इनकी मौत बन गई थी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय? इतनी महान और शहीद कहलाई अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि वो थी कन्नड़ और हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। स्नेहलता रेड्डी का जन्म साल 1932 को आंध्र प्रदेश में धर्मांतर ईसाई परिवार में हुआ था। स्नेहा का जन्म उस वक्त हुआ था जब इनका परिवार काफ़ी दुख और तकलीफ के बीच जी रहा था, लिहाजा स्नेहलता भी शुरुआती जीवन काफ़ी दुख तकलीफ के साथ गुजरा। थोड़ी बड़ी हुई तो अपने आसपास अंग्रेज़ों का जुल्म देखा, जिसकी वजह से यह काफ़ी क्रांतिकारी और बगावती विचारों की लड़की बन गई थी। उनका मन पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ हो गया था और इसी सब को देखते हुए इन्होंने अपना ईसाई नाम बदलकर भारतीय नाम स्नेहा रख लिया था और हमेशा के लिए भारतीय कपड़े और वेशभूषा अपना लिया। यह ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ थी। यह अपने कॉलेज के समय में स्नेहा आज़ादी पर आधारित नाटकों में बढ़ चढ़ाकर हिस्सा लिया करती थी ताकि लोग देश की आज़ादी के प्रति जागरूक हो सकें। इसी वजह से स्नेहा की रुचि नाटकों में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नेहा एक थिएटर ग्रुप मद्रास प्लेयर्स से जुड़ गईं। थिएटर के दिनों में इनके नाटक को देखने अक्सर कन्नड़ तेलुगु फिल्म निर्देशक पट्टा राम रेड्डी भी आया करते थे। वह अक्सर अपनी फिल्म के लिए इन्हीं नाटकों से कलाकारों को पसंद करते थे। इन्हीं नाटकों के जरिए स्नेहा और पट्टा राम रेड्डी की मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों के विचार एक दूसरे से काफ़ी मेल खाते थे, लिहाजा इन दोनों की यह दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई यह दोनों को ही पता नहीं चला और एक दिन इन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली और शादी के बाद स्नेहा लता रेड्डी फिल्मों में काम करने लगी, जिसमें ज़्यादातर फिल्म इनके पति द्वारा ही बनाई गईं। स्नेहा उस दौर में उन फिल्मों का हिस्सा होती थी जिन फिल्मों के ज़रिए समाज में चल रही कुप्रथा पर जोर होता था, इसलिए नासमझ समाज में इनकी फिल्मों का काफ़ी विरोध भी होता था और इनकी एक ऐसी ही कन्नड़ फिल्म थी जिसे कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की आज तक की सबसे मशहूर फिल्म माना जाता है। फिल्म का नाम था संस्कार।
साल 1971 में इस फिल्म को लेकर मद्रास सेंसर बोर्ड में ऐसा बवाल हुआ कि इस फिल्म को 4 साल तक लटका कर रखा। लेकिन जब इस फिल्म के रिलीज को लेकर मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया, और जब यह फिल्म रिलीज हुई तो समाज में इस फिल्म ने एक नई क्रांति ला दी। इस फिल्म के ऊपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की मानो झड़ी लग गई हो और इस फिल्म से स्नेहा लता रेड्डी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, राष्ट्रीय फिल्म अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने लगी। इस फिल्म के बाद स्नेहा ने बेंगलोर और मद्रास के थिएटर की स्थापना की। इन थिएटर के जरिए पूरे समाज और देश की महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार, कुप्रथाओं को उजागर किया गया और स्नेहा इन सब में सबसे आगे रहती थी और इसी वजह से इनकी इमेज अभिनेत्री के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भी थी। इनके इन्हीं कामों की चर्चा राजनीति के बड़े बड़े लोगों के बीच होती थी और इसी राजनीति में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडीज का, जो भारत की राजनीति के एक मशहूर समाजवादी नेता थे। स्नेहलता रेड्डी और जॉर्ज फर्नांडीज की दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, लेकिन स्नेहलता रेड्डी को क्या पता था कि यह दोस्ती आगे चलकर उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद और नरक बना देने वाली थी। 25 जून 1975 की वह काली रात, जिस दिन देश में वह हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 25 जून 1975 को देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की। इस आपातकाल में देश के सभी नागरिकों पर देश के खिलाफ बोलने की पाबंदी लग गई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। देश की राजनीति से जुड़े बड़े छोटे सभी नेताओं को जबरदस्ती पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कुछ नेता मौके का फ़ायदा उठाकर कहीं अंडरग्राउंड हो गए और उन्हीं में से एक थे जॉर्ज फर्नांडीज। दरअसल जॉर्ज फर्नांडीज का पकड़ा जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जॉर्ज आपातकाल से पहले ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बेहतर काम, बेहतर वेतन को लेकर इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हड़ताल कर चुके थे और यह हड़ताल दुनिया की सबसे बड़ी हड़ताल थी। आपातकाल के समय स्नेहलता रेड्डी की बात जॉर्ज फर्नांडीज से हुई थी और उन्होंने बताया था कि वह किस तरह से पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मूवमेंट चलाने वाले हैं। लेकिन यह स्नेहलता को जॉर्ज फर्नांडीज का यह प्रस्ताव सही नहीं लगा क्योंकि स्नेहा अहिंसावादी थी और जॉर्ज फर्नांडीज उस समय हिंसा की बात कर रहे थे, लिहाजा स्नेहा उनसे अलग हो गई। लेकिन इन दोनों की इस दोस्ती की खबर उस वक्त इंदिरा गांधी को पता चली, इसलिए इंदिरा गांधी जॉर्ज फर्नांडीज को पकड़ने के लिए शिकंजा कसते हुए स्नेहलता रेड्डी के पीछे लग गईं। 27 अप्रैल 1976 की वो शाम जब स्नेहलता अपने पति के साथ बेंगलोर से मद्रास के लिए एक ज़रूरी काम से निकली और यही वह वक्त था जब मुसीबत स्नेहलता रेड्डी के जीवन में घुस गई थी। उनकी ज़िंदगी दुख तकलीफ के सागर में डूबने वाली थी। दरअसल इधर स्नेहा और इनके पति मद्रास आए और उधर बेंगलोर में उनके घर पुलिस पहुंची और उन्होंने स्नेहलता के बारे में उनके बेटे और बेटी के साथ साथ बूढ़े माता पिता को कठोरता के साथ पूछताछ की और पूरे घर के एक एक सामान को तोड़ फोड़ दिया। उनके घर में हो रहे स्टांडों से स्नेहलता बेखबर थी। तो ऐसे में उनके एक पड़ोसी ने स्नेहलता रेड्डी के बेंगलोर वाले घर पर फ़ोन करके उनको सारी सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों पति पत्नी मद्रास से बेंगलोर के लिए निकल गए और जैसे ही स्नेहलता रेड्डी घर पहुंची तो देखा उनके परिवार को पुलिस बेबुनियाद तरीके से उठाकर ले गई। लेकिन जैसे ही स्नेहलता रेड्डी पुलिस के पास अपने परिवार को छुड़ाने पहुंची तो पुलिस वालों ने परिवार को छोड़ दिया और स्नेहलता रेड्डी को पूछताछ के नाम पर वहीं रोक लिया। 3 दिन के मानसिक तनाव को झेलते हुए परिवार और खुद स्नेहलता रेड्डी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
पट्टाराम रेड्डी ने जब स्नेहलता के बारे में पता किया तो उनको पता चला कि उनकी पत्नी को पुलिस ने बड़ोदरा डायनामाइट केस में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहलता रेड्डी संसद भवन, कुछ मंत्रालयों और दिल्ली की कुछ प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की साजिश रच रही थी और इसके साथ साथ इनके ऊपर मीशा एक्ट भी लगा दिया गया। मीशा एक्ट वो था जिसमें इमरजेंसी के समय सरकार के खिलाफ बोलने वाले इंसान को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अभी तक स्नेहा के साथ जो भी हो रहा था वह सिर्फ एक दिखावा था। असल तो इंदिरा गांधी स्नेहलता के जरिए जॉन फर्नांडिस का पता लगाना चाहती थी, लेकिन स्नेहलता जॉन फर्नांडिस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लिहाजा उनसे जॉन फर्नांडिस के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सरकार ने उनके साथ जुल्म का वो ऐसा खेल रचा कि किसी की भी रूह कांप जाए। सबसे पहले स्नेहलता रेड्डी को बेंगलोर की सेंट्रल जेल में ले जाया गया, जहां इनको सभी और लोगों से अलग काल कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काल कोठरी में हमेशा अंधेरा रहता था और इसमें एक इंसान का शरीर पूरी तरह से आता भी नहीं था और इसी छोटे से बैरक में ही इंसान को मलमूत्र के लिए सिर्फ एक छोटा सा छेद होता था और जहां कीड़े मकोड़े और मच्छरों की भरमार थी। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए कि इतनी भयावह जगह में स्नेहलता ने कैसे रखा गया होगा अपने आप को, जबकि स्नेहलता रेड्डी को सांस लेने में दिक्कत होती थी क्योंकि वो अस्थमा की मरीज थी। स्नेहलता रेड्डी उस काल कोठरी में थी और उसी में वह मलमूत्र भी कर रही थी। बदबू और मलमूत्र में शनि होने के कारण स्नेहलता रेड्डी बेगुनाह होकर भी नरक से बदतर सजा भुगत रही थी। उनकी यह सजा यहीं खत्म नहीं हुई। इसी जेल में एक टॉर्चर रूम भी था जहां स्नेहलता रेड्डी को ले जाया जाता था, जहां पूछताछ के नाम पर उनसे उनके बदन से कपड़े उतरवाए जाते थे। मना करने पर उनको मारा पीटा जाता था और ज़बरदस्ती उनको सबके सामने बिना कपड़ों के रखा जाता था। स्नेहलता रेड्डी उस तकलीफ से गुजर रही थी जो शायद उन्होंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। स्नेहलता को जेल में बस से बदतर खाना दिया जाता था। उनको आए दिन नई नई सजाएं दी जाती थी और जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में पूछा जाता था, लेकिन जब उनको कुछ पता ही नहीं था तो आखिर वह क्या जवाब देती। लेकिन स्नेहा की किसी ने भी एक बात ना सुनी और सरकार ने उनके ऊपर हर वो जुल्म और यातना की जिसका कोई अंत नहीं था। इनकी इसी जेल में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी बंद थे और वह लोग अक्सर दूर कहीं जेल में आधी रात को एक महिला के दर्द में चीखने दहाड़ने की आवाज़ सुनते थे, जो उनको बाद में पता चला कि वो आवाज़ स्नेहलता रेड्डी की होती थी। इतना जुल्म और यातना झेल कराह स्नेहा मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गई थी। उनको अस्थमा की वजह से काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। वो इतने दर्द में थी कि उनको अस्थमा के अटैक आने लगे, जिसकी वजह से वह तड़पने लगी, बिलखने लगी। लेकिन जेल के अधिकारी इतने निर्दयी और जल्लाद थे कि वह स्नेहा को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दवाई नहीं दे पाते। उधर स्नेहलता रेड्डी का पूरा परिवार परेशान था। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि स्नेहा के साथ जेल में आखिर क्या हो रहा है। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद एक दिन स्नेहलता रेड्डी के घर में एक अनजान फ़ोन बजा, जो उनकी बेटी नंदा रेड्डी ने उठाया। फ़ोन से आवाज़ आई कि उनकी मां स्नेहलता रेड्डी को विक्टोरिया हॉस्पिटल ले जाया गया है, आप लोग उनसे मिलने आ सकते हैं। जिसके बाद पूरा परिवार तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और वहां स्नेहलता रेड्डी की हालत देखकर सबके होश फख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि स्नेहलता रेड्डी बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी, उनकी हड्डियां निकल गई थी जगह जगह और चेहरे पर शरीर चोटों के निशान थे। यह सब देख उनकी बेटी नंदा अपनी मां को गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और स्नेहलता भी फूट फूट कर रोने लगी। हॉस्पिटल में छोटा सा इलाज कराने के बाद फिर से बेंगलोर जेल में स्नेहा को डाल दिया गया। बीमार लाचार स्नेहा दिन प्रतिदिन टूटती चली गई। उनको फेफड़ों में भी संक्रमण हो चला था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि लगने लगा था कि कब मौत हो जाए। लिहाजा जेल
में प्रशासन ने डरते हुए उनको कुछ दिन के लिए पैरोल पर छोड़ दिया और 15 जनवरी 1977 को स्नेहा जेल से बाहर आ गईं। साधारण महिला का इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने क्या 1977 में छोड़ा, लेकिन स्नेहा लता बाहर आने के बाद भी जेल में उनके साथ हुए जुल्म के बारे में सोचती रहती और दोबारा जेल जाना पड़ेगा इस बात से वह पूरी तरह से कांप उठती। और इसी सब सोच और कसमकस में 20 जनवरी 1977 को जेल से छूटने के 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई और स्नेहा हमेशा के लिए उस जुल्म और नर्क की दुनिया से अलविदा कह गईं। वह जिंदगी की जंग से हार गई थी। पुलिस के पास स्नेहा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, फिर भी उनको इमरजेंसी कॉल में महीनों तक जेल में रखा। चार्जशीट में इस औरत का नाम नहीं था और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। एक महान अभिनेत्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता होने के बाद भी इस अभिनेत्री को जेल में वो दिन और सजा दी गई जो जेल में किसी आतंकवादी को भी नहीं दी जाती। स्नेहा को उस जुल्म की सजा दी गई जिसमें उसका हाथ या दोष कतई नहीं था। स्नेहा लता की बेटी नंदा आज भी अपनी मां के साथ हुई इस वारदात को सोचकर शिहर उठती है और वह इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती है और उनके नाम को इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से देखती है। जेल के वक्त स्नेहा ने एक लेटर भी लिखा था जिस पर उन्होंने अपने ऊपर हुए जुल्म को पूरी तरह से लिखा था, जिसे उनके मरने के बाद अप्रेश डायरी के नाम से पब्लिश किया गया था। स्नेहा लता रेड्डी की बेटी एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो आए दिन जुल्म और सितम पर एक से बढ़कर एक आर्टिकल लिखती है। वह अपनी मां की मौत को हत्या के रूप में देखती है। वह हमेशा गांधी परिवार को इसका जिम्मेदार ठहराती है और इसलिए वह अपनी मां को आपातकाल का पहला शहीद मानती है। और 5 दिन बाद उनका देहांत हो गया। इनका इतिहास खून से सना है, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति और संसद में इनका नाम गूंजता है। स्नेहा लता रेड्डी की आज बात करना जरूरी है। बेंगलोर की जेल में बंद किया गया था। तत्कालीन सरकार, गांधी परिवार और कांग्रेस सरकार को स्नेहा लता के ऊपर किए गए जुल्मों के लिए घेरा जाता है, जिसका जवाब कांग्रेस सरकार नहीं दे पाती। सत्ता और राजगद्दी के लालच में देश में इमरजेंसी लगाई गई, जिसके नाम पर देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेल में डाला गया। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। लोगों से सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी छीन ली गई और इस सब के चलते ना जाने कितने लोगों को सरकार की बर्बरता के चलते बिना कसूर दुनिया से अलविदा हो गए। स्नेहा लता रेड्डी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में बड़े सम्मान के साथ उनको पूजा जाता है, याद किया जाता है। उनको लोग शहीद का दर्जा देते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल क्यों लगाया था? स्नेहा लता रेड्डी की क्या गलती थी जिसकी वजह से यह महान अभिनेत्री दुनिया से चली गई? अपने जवाब हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और आज आपको हमारा यह शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास स्नेहा लता रेड्डी से जुड़ा कोई भी सच हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे एक बहुत अच्छी सच्ची बायोग्राफी के साथ।